एक आदमी रोज तैयार होकर अपने घर से ऐसे निकला करता था जैसे क्या वो नौकरी किया करता है, लेकिन घर वाले परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि दरअसल वो नौकरी नहीं करता है, बल्कि अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जाता है और रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद इंतजार किया करता था किसी ना किसी ऐसी लड़की का जिसके कोई परिवार के लोग उसका पीछा ना कर रहे हो और वो एक तरह से लावारिस लड़की हो। उस लड़की के पास जाकर उसे कुछ खिलाता था, पिलाता था, उससे बातचीत किया करता था और बातचीत करने के बाद जब तक उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना लिया करता था तब तक वो उसके साथ ऐसे ही रहता था। इसके बाद उस लड़की को ले जाकर सीधा कोठे पर बेच दिया करता था और जब कोठे पे बेचा करता था तो उसको उसके अच्छे खासे दाम मिला करते थे। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है और इसी तरह से उसने थोड़ी बहुत नहीं लगभग 1500 लड़कियों को इधर उधर से उठाकर सीधा कोठे पर बेच दिया करता था। ऐसे करते करते उसके पास अपना खुद की भी अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठी हो रही थी और वो धीरे धीरे करके वो व्यक्ति जो बिल्कुल गरीब था वो करोड़पति बन जाता है। उसके पास अच्छी खासी पैसे आ जाते हैं, रकम आ जाती है। एक दिन वो एक लड़की को जब कोठे पे बेचने के लिए जा रहा था तो तभी उसे लड़की एक और दिखाई देती है। उस लड़की को देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुद की अपनी बेटी है। आखिरकार वो खुद की बेटी थी या किसी और की बेटी थी? कौन थी वो बेटी? आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आज कहानी उसी बेटी की है जिस बेटी की वजह से उसने न केवल पूरे धंधे को बदल दिया बल्कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी लगेगा, आप लोगों को भी हैरानी होगी कि क्या ये सच है, ये वाकई कहानी सच है। सुनने के बाद शायद आपको भी ऊपर वाले पर उतना ही विश्वास हो जाएगा जितना क्या आप लोग करते भी होंगे, तो उससे कहीं ज्यादा आप यकीन करने लगेंगे कि वाकई अभी भी इंसानियत भी जिंदा है, साथ ही ऊपर वाला भी आपके साथ आपको हर वक्त देख रहा है कि आप क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। दरअसल कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से, एक ट्रेन से। एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास होती है। वो लड़की रो रही थी पानी के लिए, काफी देर से प्यासी थी। अपनी माँ से कह रही थी कि माँ मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। लड़की बार बार जिद कर रही थी, रो रही थी, पानी मांग रही थी, लेकिन उनके पास पानी था नहीं। माँ कह रही थी बेटा तू परेशान मत हो, जैसे ही गाड़ी इनकी रेलगाड़ी रुकेगी किसी भी स्टेशन पर तो हम लोग तुझे पानी लाकर दे देंगे, तो पी लेना, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। माँ बार बार अपनी बेटी को समझा रही थी लेकिन बेटी बार बार रो रही थी ताकि पानी उसे मिल जाए। उस लड़की के पापा जो थे उन्होंने कहा कि बेटा तू परेशान मत हो, ट्रेन रुकते ही मैं तेरे लिए पानी लेके आ जाऊंगा। आखिरकार उत्तर प्रदेश का मेरठ रेलवे स्टेशन आता है। जब वो ट्रेन से उतर के उसका बाप पानी भरने के लिए जाता है, पीछे पीछे उसकी बेटी भी आ जाती है। इसी बीच में स्टेशन पे काफी भीड़भाड़ होती है। लड़की भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके पापा ने कहां से पानी भरने के लिए गए हैं और वो व्यक्ति और वो महिला भी नहीं समझ पाई थी कि जो उसकी बेटी है वो उस ट्रेन से नीचे उतर चुकी है। आखिरकार उस व्यक्ति ने पानी भरा और पानी भरने के बाद जाकर आराम से उस ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन में बैठने के बाद वो अपनी बेटी को लगातार आवाज लगा रहा था। इसी बीच में ट्रेन की सीटी बजने लगती है और जैसी ट्रेन की सीटी बजती है वो ट्रेन वहां से चलने लगती है। लेकिन जो लड़की थी, लड़की जिधर उसके पापा, जिस तरह उसकी मम्मी बैठी हुई थी जिस डिब्बे में, वो उस डिब्बे की तरफ ना जाकर वो दूसरे डिब्बों की तरफ चली जाती है और आखिरकार उस लड़की की अपने माँ बाप छूट जाते हैं, ट्रेन भी छूट जाती है। वो लड़की रो रही थी और जैसे ही ट्रेन चल रही थी उस ट्रेन के पीछे पीछे वो काफी दूर तक दौड़ने की कोशिश कर रही थी। दौड़ते दौड़ते जब तक वो थक नहीं जाती तब तक वो दौड़ती रहती है, लेकिन तब तक रेलवे स्टेशन काफी दूर निकल चुका था। वहीं उसी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी तलाशी ऐसी लड़कियों की होती थी ताकि कोई लड़की लावारिस मिल जाए और लावारिस मिलने के बाद उस लड़की को उठाकर वो कोठे पे बेच सके। लेकिन वो भी व्यक्ति परेशान होकर एक बेंच पे बैठा हुआ था। इसी बीच में वही लड़की जाकर पीछे से उस व्यक्ति का कुर्ता पकड़ती है और कहती है कि बाबा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। जैसे उस व्यक्ति की गर्दन पीछे की तरफ घूमती है, क्योंकि वो लड़की ने पीछे से उस आवाज लगाई थी, बाबा मुझे प्यास लगी है, उसने मुड़कर कहा कि नूरी तुम यहां क्या कर रही हो? यानी कि उसकी अपनी सगी बेटी का नाम नूरी होता है। वो उसे लगता है कि वो नूरी यहां है, लेकिन जब मुड़कर पीछे देखता है तो वो नूरी नहीं थी बल्कि कोई और लड़की थी। वो लड़की जो अपनी माँ अपने पापा से ट्रेन में पूरी तरह से बिछड़ चुकी थी और वो प्यास के मारे परेशान हो रही थी। अब उस लड़की को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है कहां नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति मिला था, उसी को ही वो अपना बाबा समझ रही थी, उसी को अपना पापा समझ रही थी। जिस व्यक्ति से उसने कहा कि बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है, तभी वो व्यक्ति दौड़ता हुआ रेलवे स्टेशन जाता है, वहां से एक पानी की बोतल आता है और उस लड़की को लाकर पानी पिला देता है। उसके पास बैठकर उसे कुछ खिलाता है, पिलाता है, उसे पूरी तरह से विश्वास दिलाता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हारे पापा के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन उस लड़की को पापा की जरूरत नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसी व्यक्ति की जरूरत है। तभी वो व्यक्ति उसे अपने गोद में उठाता है। गोद में उठाने के बाद मेरठ के कवाड़ी बाजार में जो कोठे थे उनमें से ही एक कोठे पर जाकर उस लड़की को वो बेच रहा था। उसकी जब बोली लग रही थी तो उससे वो कह रहा था कि मुझे इसके ज्यादा पैसे चाहिए, यानी कि उस लड़की के वो अच्छे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कोठे की जो मालकिन होती है वो नाम नुकुर करती है। कुल मिलाकर उन दोनों का सौदा तय हो जाता है और वो लड़की बेच दी जाती है। उस लड़की जब बेचने के बाद उसे छोड़ा जाता है तो उस लड़की ने उस व्यक्ति का कुर्ता पकड़ लिया। कुर्ता पकड़ने के बाद कहा कि बाबा तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसी बात क्यों। जब जब वो लड़की बोलती थी तब तब उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसकी अपनी सगी बेटी उसे रोक रही है, सगी बेटी बोल रही है। वो व्यक्ति वहां से चला जरूर आता है पैसे लेकर, लेकिन जैसे घर जाता है, घर जाने के बाद खाना खाता है, उस लड़की का चेहरा उसके जहन में, उसके दिमाग में हर वक्त था। साथ ही उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, बाबा मुझे प्यास लगी है, बाबा तुम मुझे छोड़कर कहीं जाओगे तो नहीं। इस तरह की जब अलग अलग आवाजें उसके कान में आ रही थी, वो सोने की जरूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया था। उसने लगभग अब तक 1500 लड़कियों को अलग अलग कोठों पे बेच चुका था, लेकिन ये पहली ऐसी लड़की थी जो उसकी समझ से बिल्कुल परे थी, जो उसके दिल और दिमाग पर कुछ इस तरह का अटैक कर चुकी थी कि उसके दिमाग से वो लड़की निकलने को तैयार ही नहीं हो रही थी। पूरी रात हो जाती है, वो जब करवटें बदल रहा था तो उसकी बीवी ने कहा कि आज तुम कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो। तभी उसने अपनी बीवी से कहा कि आज रेलवे स्टेशन पर मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो मेरे दिमाग से हटी नहीं रही है, हालांकि मैं उस लड़की को कोठे पर बेच आया हूं, मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब भी आंखें बंद करता था तभी उस लड़की का चेहरा, अगर उसने आंखें खोलने की कोशिश की तब भी उस लड़की का चेहरा उसके सामने था। आखिरकार दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद सीधा वो उस कोठे पे जाता है, और जैसे ही वो कोठे पे जाता है तो लड़की उससे चिपट जाती है कि बाबा मैं तुम्हारा पूरी रात इंतजार करती रही, तुम कहां चले गए थे। जब वो जोर जोर से रोने लगती है तभी कोठे की मालकिन आती है, तो कहती हैं कि क्या बाप और बेटी का क्या मिलाप हो रहा है, इस तरह से जो कुछ बातें करती है। तभी वो व्यक्ति, असल में वो मेरठ के सदर बाजार का रहने वाला जिसका नाम रफीक होता है, रफीक कहने लगता है कि मैं इस लड़की को वापस लेने के लिए आया हूं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन इस लड़की को मुझे वापस कर दो। दरअसल जब से ये यहां पर आई है तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। अब कोठे की मालकिन ने कहा कि जो माल बिक जाता है कभी वापस नहीं होता, इसलिए तुम अपना काम करो और किसी नए ग्राहक, नए माल की तलाश में जुट जाओ। जैसा काम करते हो और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो तुम्हारी अगली पिछली जितनी भी कहानियां हैं वो सब खोल दी जाएंगी। आखिरकार वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, कोठे पर ही उस मालकिन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि चाहे इसके बदले में मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इस लड़की को हर हाल में आपको देना ही पड़ेगा। आखिरकार जो कोठे की मालकिन थी उसको भी थोड़ी दया आ जाती है। दया इसलिए आ जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसका लगातार धंधा जो चल रहा था, लेकिन जितने पैसे उसने उसके दिए थे अब वो उतने पैसे में वापस नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा पैसे में उस लड़की को वापस दिया जाता है। उस लड़की को ले जाने यहां से लेता है और ले जाने के बाद सीधा मेरठ का ही एक शिवलोक कॉलोनी होती है, शिवलोक कॉलोनी में पहुंच जाता है। एक घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से निकल के आती हैं अतुल शर्मा। अतुल शर्मा जो कि संस्थापक, एक संकल्प संस्था होती है, उसकी मालकिन होती हैं, उसकी संस्थापक होती हैं। एक ऐसी एनजीओ जो लड़कियों के लिए ही काम किया करती थी, एक ऐसी एनजीओ जो लड़कियों को बचाया करती थी वेश्यावृत्ति के धंधे से। ऐसे बच्चों को, जो बच्चे अपने माँ बाप परिवार से बिछड़ जाया करते थे, उन परिवारों से मिलाने का काम करती हैं। जैसे ही वो व्यक्ति जाता है और जाने के बाद उस महिला के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और विनती करने लगता है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। जब से ये लड़की आई है तब से न जाने क्यों मेरे दिमाग में इसने इतनी बुरी तरह से अटैक किया हुआ है कि इसका चेहरा दिमाग से जाता नहीं है, इसकी आवाज मेरे कानों में लगातार गूंजती रहती है। मैं करूं तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तुम इस लड़की को इसके परिवार वालों के पास तक पहुंचा दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। जैसे इन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं आती, तुम्हें पता है कि तुम अब तक कोठे पर लगभग 1500 लड़कियों को बेच चुके हो और एक लड़की के लिए इतना परेशान हो रहे हो। इसे भी बेचो, इससे भी पैसे खाओ, इससे भी अपनी जरूरतें पूरी कर लो, अगर तुम्हें जरा सी भी थोड़ी बहुत लिहाज है। इस तरह की इन दोनों के बीच संवाद होता है, लड़ाई भी होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तभी एक धागा फाड़ता है और धागा फाड़ने के बाद वो कहता है कि इसे मेरे हाथ पे बांध दो और मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूं और मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी अब ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे क्या किसी के दिल को, किसी की तकलीफ, किसी को परेशानी हो। जैसे ये बात कही तो अतुल शर्मा मैडम को थोड़ा लगता है कि वाकई शायद ये बदल चुका है और शायद ये सही बोल रहा है। उस लड़की को तो अपने पास रखा जाता है और उसके बाद वो जीआरपी थाने जाती हैं, पुलिस से संपर्क करती हैं और अखबारों में लगातार कोशिश कर रही थी कोई ऐसी खबर तो नहीं छप रही है। पुलिस से लगातार बातचीत कर रही थी कि ऐसी 5 साल की कोई लड़की जो रेलवे में छूटी हो, जो अपने परिवार से बिछड़ गई हो, लेकिन इस बीच में कई बार कोशिश करने के बाद भी कहीं भी कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं पा रही थी, ना अखबारों में, ना पुलिस स्टेशन पर, ना ही रेलवे स्टेशन पर। उस लड़की के बारे में काफी कुछ पता करने की कोशिश की। तभी उन्होंने कहा कि इस लड़की के परिवार वालों का कोई अता पता नहीं चल रहा है, कोई संपर्क नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे क्या रेलवे स्टेशन यानी कि ट्रेन में बैठे हुए मां और बाप जैसे इस बच्ची से छुटकारा ही पाना चाहते थे। उन्होंने उस बेटी से बहुत सारी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बेटी सिर्फ पानी के अलावा कोई और बात बताने को तैयारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे क्या जो ट्रेन में बैठे हुए थे वो उसके माँ बाप नहीं, बल्कि ये जो व्यक्ति है, जो जिसका नाम रफीक होता है, जो लगातार लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल रहा था, वही उसका असली बाप है। आखिरकार वो कहती हैं कि जब तुम्हारे खुद के 4 बच्चे हैं तो क्या तुम पर ये एक अकेली लड़की नहीं पल सकती? इसको भी पालो, इसकी भी परवरिश करो, ठीक वैसे ही करो, हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों की भी जिंदगी इसकी वजह से सुधर जाए।
आखिरकार रफीक के दिमाग में भी बात आ जाती है। उस लड़की को अपने घर लेके जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि ये लड़की भी हमारे बच्चों की तरह ही रहेगी। इसके बाद अतुल शर्मा मैडम के माध्यम से उस लड़की का भी एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराया जाता है और उसको भी अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब जितने भी बच्चे थे, यानी कि 4 बच्चे इस घर में पहले थे और एक लड़की और आ जाती है, 5 बच्चे बिल्कुल ठीक वैसे ही पढ़ रहे थे, जिसमें कोई ऊंच नीच, कोई ये नहीं कि इनमें कोई बच्चा पराया है। सब बच्चों का एक जैसे ख्याल रखा जा रहा था, सब बच्चे पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे, जिंदगी में बिल्कुल ठीक चल रहा था। उस व्यक्ति ने फिर रेलवे स्टेशन पर जाना छोड़ दिया। अब उसे कहीं से कोई सूचना मिला करती थी कि कोई लड़की गायब हो गई है, तो वो सीधा संकल्प संस्था के संस्थापक जो होती हैं अतुल शर्मा, उनको फोन करता था और फोन करने के बाद उनसे बताया करता था कि इस तरह से एक लड़की है जो बेची जा रही है। उसने बाद में कई लड़कियों की जिंदगी भी दलदल में फंसने से बचाई। साथ ही कुछ वक्त आगे बीत जाता है, लड़कियों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। साल 2013 आता है और वो व्यक्ति इतना कुछ बीमार हो जाता है कि लगभग 6 महीने तक खाट पर पड़ा रहता है। अब उसको होश नहीं था कि वो कौन है, कहां से आया है, उसने अपनी जिंदगी में कितने पाप किए हैं और उसकी जो सांसें थी वो बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। आखिरी वक्त में उसने एक बार फिर से उस संस्था की संस्थापक को बुलाया, और बुलवाया क्या, उसके ही परिवार वालों ने बुलवाया। जब उससे बातचीत की तो उसको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कोई किस्से, कोई कहानी, उसने कितने बड़े बड़े पाप किए थे, उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन दम निकलते हुए पे उसको बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा। फिर वो 2013 में उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन जो उसके बच्चे थे, उसकी बीवी ने इन बच्चों को बड़े अच्छे से परवरिश की और ज्यादातर सभी जो बच्चे थे, चारों पांचों, वो अच्छी नौकरी हासिल कर लेते हैं। कोई बीबीए करता है, कोई बीसीए करता है, तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी में जो हासिल कर सकते थे, बढ़िया से बढ़िया वो हासिल करते हैं। लेकिन एक दिन उनके घर पर, ये बात साल 2017-18 के आसपास की बात है, एक परिवार आता है और वही लड़की घर में सबसे छोटी होती है। बाकी बच्चों की शादी हो चुकी थी। उस लड़की के लिए एक रिश्ता आता है कि हमें आपकी ये बेटी बहुत पसंद है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हम इससे अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं। जब शादी वाली बात आती है तो वो महिला बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि शादी आखिरकार इतने अच्छे घर से आएगी। दरअसल जिस लड़के का रिश्ता आता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा होता है और उस लड़की के लिए जब रिश्ता आता है तो उस दरोगा से उस लड़की की शादी हो जाती है। और वो आज भी लड़की एक शानदार और एक अच्छी जिंदगी जी रही है उस दरोगा के साथ। अगर उस लड़की का चेहरा उस व्यक्ति यानी कि रफीक के जहन में, दिमाग में नहीं आता तो शायद वो लड़की भी और लड़कियों की तरह वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दी जाती। उसके साथ भी शायद बहुत बुरा होता, न जाने कितने लोग उसका शोषण करते, कितने लोग उसकी जिंदगी खराब करते। न केवल उस लड़की की जिंदगी अच्छी हुई बल्कि उस लड़की की वजह से और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति का काम ही ऐसा था, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से लड़कियों को लाता था और कोठे पर बेच दिया करता था। जब ये कहानी अतुल शर्मा मुझे सुना रही थी तो वो कह रही थी कि उस्मान, काश उस लड़की को मैंने अपने पास रखा होता, काश मैं उसे अपनी बच्ची की तरह पालती पोसती, क्योंकि मेरे पास भी एक शानदार अवसर था, मौका था, मैं भी उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकती थी। लेकिन उस लड़की ने ग्रेजुएशन के बाद ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। सिंपल ग्रेजुएट करने के बाद, एक दरोगा से शादी होने के बाद आज वो एक अच्छे परिवार के साथ जुड़ी हुई है, उसके बच्चे हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रही है। काश हर किसी की जिंदगी इतनी ही खूबसूरत, इतनी अच्छी हो, और काश ऐसे ही लोगों की वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी भी सुधर जाए। इससे बढ़िया क्या बात है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दिखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको ये बताना था, आपको ये जताना था कि इंसान की जिंदगी में कब कौन सा ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर ही रख दी जाए। ठीक वैसे ही हुआ इस रफीक के साथ, जिस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े पाप किए थे। हालांकि अंतिम समय में उसको अपने किए की सजा, जिस तरह से उसका दम निकला था, वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। लेकिन इस लड़की के आने के बाद उस व्यक्ति की जिंदगी बदली, परिवार की भी जिंदगी बदली और एक कहानी बहुत शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत भी हुई। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।